गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज बहुत स्पेशल आपके लिए सेशन लेके आए हैं और आज हमारा नीट का काउंसलिंग सेशन है। देखिए, री नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है और बच्चों के मार्क्स आ चुके हैं, लेकिन क्या सिर्फ बच्चों के रैंक आ जाने से, मार्क्स आ जाने से MBBS कॉलेज में एडमिशन हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। उसके लिए काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होता है और वो काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है बहुत डिटेल में, बहुत तसल्ली से आज हम समझेंगे मिस्टर विनोद विजय के साथ। और विनोद विजय जी जो हैं ओमकार काउंसलिंग के नाम से कोटा में काउंसलिंग करते हैं। पिछले 5 सालों से काउंसलिंग के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो नीट की काउंसलिंग हो, चाहे वो जोसा काउंसलिंग हो। कौन से कॉलेज में, किस ब्रांच पे, किस रैंक पे, कौन सा कोटा लगेगा, कौन सी कैटेगरी में क्या रैंक पे एडमिशन होगा, काउंसलिंग के समय चॉइसेस कैसे फिलअप करनी है, कहाँ पर कौन से स्टेट में प्राइवेट सीट्स में मैनेजमेंट कोटा होता है, कौन से में नहीं होता है, कौन से में ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आज इस काउंसलिंग प्रोसेस में देने की कोशिश करेंगे। तो विनोद जी, थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि किस तरह की दो काउंसलिंग, हमारी जो काउंसलिंग होती है कैसी होती है? एक ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, एक स्टेट काउंसलिंग होती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में पूरे इंडिया के 15% सीट ऑल इंडिया में आती है और एम्स वगैरह की सारी 100% सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग में आती है MCC में। देखिए, हाँ, जो पहली काउंसलिंग उन्होंने बताई है ऑल इंडिया काउंसलिंग, वो उसको MCC कराता है। MCC कराता है। और कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज हो उसमें 15% सीटें तो ऑल इंडिया काउंसलिंग जाती है। तो आपके वो क्षेत्र का कोई सा भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 50% सीट उसकी ऑल इंडिया मेडिकल काउंसलिंग ऑल इंडिया से आती है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे BHU है, एम्स है, जिपमेर है ना, इनकी 100% काउंसलिंग जो होती है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से होती है। तो अगर आपके बच्चे की अच्छी रैंक आई है तो हो सकता है उसको दोनों जगह दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़े। ठीक है, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग का एक बार प्रोसेस बताइए, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? ऑल इंडिया काउंसलिंग में एम्स वगैरह जो ओपन कॉलेज है उनकी 100% वहाँ से करना पड़ता है, बाकी 15% सीट अपने ऑल इंडिया काउंसलिंग में आती है। उसमें 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर होता है स्टे वैकेंसी राउंड। फर्स्ट राउंड में आप सीट मतलब एग्जिट कर सकते हैं, पर उसमें कोई फीस वगैरह कोई भी आपकी लैप्स नहीं होती है। पर सेकंड राउंड में अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपकी सीट लैप्स हो जाती है, और थर्ड राउंड में अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपकी फीस भी लैप्स हो जाएगी और आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे, तो और आप स्टे वैकेंसी राउंड में भी नहीं जा पाएंगे। मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे एक बच्चा है, जैसे इस बार की जो कट ऑफ है उस हिसाब से बताइए, किसी बच्चे के 600 नंबर आए तो उसको क्या दोनों तरह की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए? दोनों तरह की काउंसलिंग करने में यह फ़ायदा होता है कि उसको अच्छे कॉलेज ऑल इंडिया काउंसलिंग में मिल जाते हैं, और बाद में स्टेट काउंसलिंग भी करके वो वहाँ का टॉप कॉलेज ले सकता है। उसमें जो कॉलेज पसंद आए उसी कॉलेज में वो जा सकता है। तो पहले कौन सी काउंसलिंग होती है? पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, किसी बच्चे के जनरल कैटेगरी के बच्चे के 450 नंबर आ रहे हैं तब भी उसको ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मतलब नहीं करना चाहिए उसको, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और 500 नंबर वाले को? 500 वाले अभी तक के हिसाब जो कट ऑफ बन रही है 550-560 के आसपास जा रही है, यानी जनरल वाला बच्चा 30,000 रैंक तक उसको ऑल इंडिया में कॉलेज मिलने की संभावना है, जनरल वाले को। अच्छा। और AWS वाला जो होगा उसको 32 से 34 रैंक तक मिलने की संभावना है। 32 से 34,000 रैंक तक। हाँ, ठीक है। और SC वाले को 135 से 145,000 तक मिलने की संभावना है। और ST वाले को 175 तक कॉलेज मिलने की संभावना है, इससे ऊपर उनको कॉलेज नहीं मिलेगा। अच्छा। और एक कैटेगरी होती है PWD हैंडीक्राफ्ट, उसको लास्ट तक भी कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। तो देखिए, ये आपको कौन से रैंक पे कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसका बहुत अच्छा एक आइडिया आपको मिला है कि अगर आपके बच्चे के 550 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो उसको ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा है और अगर उसके 550 से कम नंबर आ रहे हैं तो उसको ऑल इंडिया काउंसलिंग को स्किप कर देना चाहिए। तो नहीं, काउंसलिंग तो करनी चाहिए, पर सीट मिलने की संभावना कम हो जाती है ना। काउंसलिंग कर सकते हैं। अच्छा, काउंसलिंग के भी चार्जेस होते होंगे सर? काउंसलिंग के चार्ज होते हैं, ऑल इंडिया में 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा होती है और 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है। और इसी प्रकार राजस्थान स्टेट में 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी होती है गवर्नमेंट फीस के कॉलेज के लिए। ये अपन पहले ऑल इंडिया की बात करें। ऑल इंडिया तो ऑल इंडिया में आपने 10,000 रुपये हैं,
ये तो जो गवर्नमेंट कॉलेज की 15% जो सीट्स है हाँ, उनके लिए लिए है। बाकी जो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना हो तो उनके लिए 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करानी पड़ती अच्छा, ये कौन से प्राइवेट कॉलेज में आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू है। पार्टिसिपेट डीम्ड कर सकते यूनिवर्सिटी होंगे, प्राइवेट स्टेट के प्राइवेट नहीं होते, इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं, 100% सीट वहीं से भरी जाती है। और अच्छा। वो खुद यूनिवर्सिटी होते हैं, अपनी एग्जाम वगैरह सब कुछ वही कंडक्ट तो कराते हैं। मतलब देखिए, आप ऑल इंडिया काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दो तरह के कॉलेजेस होंगे, एक तो जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, है ना, जैसे एम्स के हो गए, BHU के हो गए, इनमें आप 10,000 रुपये में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए सर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के? जैसे पुणे का हो गया। अच्छा, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप लिस्ट अभी हम लोग इसके साथ शेयर भी कर देंगे। उनके लिए आपको 2 लाख रुपए की फ़ीस देनी होगी पार्टिसिपेट करने के लिए। इससे आप जो स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसके लिए एलिजिबल नहीं होते, उसके लिए एलिजिबिलिटी अलग है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सो ये तो हो गया सर ऑल इंडिया कोटा वाली बात। आप अपन बात करते हैं कि स्टेट काउंसलिंग, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, है ना। हाँ, स्टेट काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट करना होता है उसका क्या प्रोसेस होता है? स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों में जैसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, फिर स्टे वैकेंसी राउंड होता है। और अगर सीट बच जाती है तो सेकंड स्टेज राउंड भी होता है। और फर्स्ट राउंड में आप सीट एग्जिट कर सकते हैं, सेकंड में एग्जिट करेंगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, जो राजस्थान में 50,000 रुपये है। और अगर आप थर्ड राउंड में सीट छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त होएगी, प्लस आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो सीट छोड़ते मतलब इसका क्या मतलब है? आपको सीट मिल गई, उसके बाद छोड़ दिया आपने, हाँ, तो आपको छोड़ना तो सेकंड राउंड में छोड़ दो आप तो। सेकंड राउंड छोड़े तो सिक्योरिटी मनी जब्त होएगी, पर आपको आगे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ। पर थर्ड राउंड में अगर आपने सीट छोड़ी तो आगे काउंसलिंग आपके लिए बंद हो गई, इंडिया की और स्टेट की, दोनों की बंद हो जाएगी। दोनों से बाहर निकल जाते हैं। सो देखिए, अब अपन बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं। स्टेट काउंसलिंग जहाँ पर दो तरह के कॉलेज हैं, एक तो प्राइवेट कॉलेज है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो आप बता दें 10,000 रुपये देके जमा, 50,000 रुपये देके आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं राजस्थान के लिए। अच्छा, ये भी है ना, रूल्स वेरी करते हैं, अलग अलग स्टेट के रूल्स अलग अलग होते हैं। देखिए, अगर आपको राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो 50,000 रुपये की फीस देंगे तो आप राजस्थान के सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। अगर आपको प्राइवेट मेडिकल, देखिए ऑब्वियसली अगर आपके बच्चे के नंबर 550 के ऊपर आ रहे हैं तो आप 50,000 रुपये फीस दे दो, क्योंकि फिर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके बच्चे के नंबर, आप जनरल कैटेगरी के नंबर है, आपके बच्चे के 450 से 550 के बीच में नंबर है, या 400 से 550 के बीच में नंबर है, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिले, उस केस में आपको प्राइवेट काउंसलिंग के लिए भी ओपन रहना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसके लिए 2 लाख रुपये काउंसलिंग की, 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये राजस्थान की जो फीस है, 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये की फीस होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम काउंसलिंग में एक एक कदम फूंक के भरें, अपनी चॉइसेस अच्छी तरह से भरें, कौन से राउंड में कौन एग्जिट लेना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको एक काउंसलर का सपोर्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम विनोद विजय जी का कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ देंगे। तो अगर आपको एक प्रॉपर कभी से काउंसलिंग में इनको इंगेज करना है, जो आपकी इस जर्नी में, क्योंकि थोड़ा बहुत भी टाइमिंग का डिफरेंस आ गया, चॉइस इधर उधर गलत भर दी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और बहुत सारे बच्चों को हमने बाद में उलझते हुए देखा है। तो होता है कि एक एक कदम फूंक कर रखने की ज़रूरत है। ठीक है, सो आइए दोबारा चलते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, अगर राजस्थान के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। 5 लाख रुपये फीस देनी होगी, इसकी काउंसलिंग की फीस देनी होगी और चॉइसेस भरनी होगी। सबसे बड़ी बात है, शुरू के 2 राउंड्स क्या होते हैं सर? सिर्फ डोमिसाइल के लिए होते हैं। फर्स्ट और सेकंड राउंड ओनली राजस्थान स्टेट के वालों के लिए होता है, और थर्ड राउंड में बाहर के बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं। तो देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट नहीं हो तो राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपके एडमिशन की संभावना कम हो जाती है। तो आपको थर्ड राउंड से मिलेगा ना, तो शुरू के 2 राउंड में तो मिलेगा ही नहीं। 90% सीट तो पहले 2 राउंड में भर जाएगी ना, बच्चे की कितनी सीट है ना। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो ओपन स्टेट्स बोलते हैं जिनको, जैसे यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, यूपी, कर्नाटका, जहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप राउंड 1 से एलिजिबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डोमिसाइल। आपका डोमिसाइल, अगर मैं राजस्थान का हूँ, मैं यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में राउंड 1 से एप्लीकेबल हूँ। तो ये रूल्स आपको समझने पड़ेंगे। कई बार जानकारी के अभाव में हम सोचते रह गए कि जब राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो यूपी के प्राइवेट नहीं, आपके हो सकता है कि आप राजस्थान के बंदे हो, आपको राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिले, यूपी में मिल सकता है, क्योंकि यूपी में नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज भी बहुत ज़्यादा है और दूसरी वहाँ की फीस भी कम है। राजस्थान से कम है, राजस्थान की फीस तो बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज की फीस सबसे ज़्यादा फीस है यहाँ पर, राजस्थान प्राइवेट कॉलेज। ओके, सो अब अपन आते हैं सर कि
जैसे एक और केस लेते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे के 500 नंबर आ रहे हैं, राजस्थान का रहने वाला है, अब उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? उसको अप्रोच ऐसे करना चाहिए कि एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी एक पेमेंट शीट होती है, मैनेजमेंट शीट होती है, इसको जरूर नोट कीजिएगा। तो उस शीट की लमसम आप मान के चलिए हॉस्टल वगैरह सब मिला के 12 लाख के आसपास खर्चा होता है। वो भी एक रैंक तक कॉलेज मिलता है, मान लीजिए 65-60,000 तक ही मिलेगा, उसके बाद वो कॉलेज नहीं मिलेगा। यानी कि जिस बच्चे के 550 आ रहे हैं उसको तो ये पेमेंट शीट मिलने की संभावना है, जनरल कैटेगरी, और अगर 500 से कम नंबर आ रहे हैं तो शायद उसको भी मिलने की संभावना है। तो ये पेमेंट शीट बड़ा ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर आपको वो जो फ्री सीट नहीं मिल रही, गवर्नमेंट की फ्री सीट नहीं मिल रही, अगर पेमेंट सीट मिल रही तो आपका जो खर्चा है वो 10-12 लाख रुपये साल का, 12 लाख रुपये साल का है। तो आप MBBS का पूरा पैकेज आपका 55 लाख रुपए का आसपास का पैकेज है, 50। लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ की तो फीस ही 20 से 25 लाख रुपये साल की है ना। तो अपने बात करिए अगर 500 नंबर वाला बच्चा है तो उसको अपन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पेमेंट शीट मिल जाती है। और मान लीजिए कि उसको पेमेंट शीट नहीं मिलती तो फिर उसका ऑप्शन क्या है? उसके बाद ऑप्शन है BMS आयुर्वेद की तरफ। नहीं, हम तो अभी MBBS की बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर यूपी है, कर्नाटका है, छत्तीसगढ़ है, उधर जाना पड़ेगा। पहली चॉइस क्या होनी चाहिए? पहली चीज चॉइस आगे नंबर के हिसाब से पूरी काउंसलिंग बनेगी। हर बच्चा चाहता है कि उसको एम्स दिल्ली मिले, लेकिन आपका मार्क्स कितने? अगर आपके मार्क्स 500 से 550 के बीच में है, देखिए सबसे ज़्यादा काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट किन बच्चों को है? जिन बच्चों को 600 के ऊपर नंबर है उनको ज़्यादा काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा जरूरत। ठीक है, 550 से 600 के बीच में काउंसलिंग की नीड है, क्योंकि ऑप्शंस हैं वहाँ पर कॉलेज है ना। और 500 से 550 या 450 से 550 या 400 से 550 आप बिना काउंसलिंग के आगे बढ़िए मत। आपको एक्सपर्ट सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको राजस्थान में अच्छा कॉलेज मिल जाए, यूपी में अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, हो सकता है कि आपको यहाँ पर 550 नंबर पे राजस्थान में कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा हो, एक ऑल इंडिया ओपन कोटा में कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग की जरूरत है। सो ये सब चीज़ें हैं। और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर? डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कंप्लीट रखना चाहिए। कॉलेज मिलने के बाद बहुत कम टाइम मिलता है, अगर डोमिसाइल आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, इससे भी आपको दिक्कत हो जाती है। एक तो डोमिसाइल चाहिए होता है, एक आपका स्टेट के अंदर डोमिसाइल चाहिए होता है, और आपका जैसे SC ST OBC है या EWS है तो उनका 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट बना हुआ आना चाहिए। देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में क्या है, पेरेंट बहुत परेशान होते हैं कि एकदम से सर्टिफिकेट नहीं बनता है, और सर्टिफिकेट भी पुराना हो तो पहले उसको अपडेट करवा लीजिए। 1 अप्रैल का बाद का, 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और SC ST का जो सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड होता है, उसको नया बनाने की जरूरत नहीं होती है। बाकी OBC NCL और EWS को नया बनाना पड़ता है। अच्छा, उनको नया बनाना पड़ता है। और 10th 12th की मार्कशीट, आपका स्कूल का सर्टिफिकेट, TC वगैरह, माइग्रेशन वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट रहने चाहिए। वहाँ एक डॉक्यूमेंट्स भी कम हो जाता है तो कॉलेज वाला आपकी सीट कैंसिल कर देता है। अच्छा, इसमें ये भी बताइए सर कि जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे हिडन चार्जेस भी होते हैं। हिडन चार्ज होते हैं सब, है ना, कि हॉस्टल के नाम पे अलग ले लेते हैं, मेस के नाम पे अलग ले लेते हैं, सिक्योरिटी के नाम पे अलग ले लेते हैं। वो कैसे अपन मालूम करें? वो गवर्नमेंट की साइड पे आजकल क्या है, NMC ने रूल कर दिया है कि आपको कुछ चीज़ें शो करनी पड़ेगी, हिडन चार्ज नहीं रख सकते आप। तो अभी यूपी में जैसे 94 या 90 हज़ार के आसपास एक हिडन चार्ज का अलग से पैकेज आने लग गया, पहले नहीं बताते थे कोई भी। प्लस कॉलेज में वाले, प्राइवेट वाले अपना हॉस्टल देना कंपलसरी करते हैं, और ट्रांसपोर्ट भी देना कंपलसरी करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कंपलसरी रखते हैं, तो जो आपको ट्यूशन फीस मान लो 10 लाख बता रहा है तो वो आपको 15 से 16 लाख तक कंपलसरी में हो जाएगा। हाँ, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि ऊपर से आपको सस्ता दिख रहा है लेकिन बाद में अंदर जाकर महंगा है। कई जगह ऐसा होता है कि आपको फीस बताई गई है ट्यूशन की 10 लाख रुपए, लेकिन मालूम पड़ा कि वो जो लैंडिंग कॉस्ट है ना वो 3-4 लाख रुपए और ऐड होगी। हॉस्टल ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट ज़बरदस्ती, मतलब कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर देते हैं। तो वो पैकेज जो होता है जो 10-12 लाख का होता है, कई बार 15-16 लाख 18 लाख तक पहुँच जाता है। तो ये हमें कौन सा कॉलेज ये कर रहा है, कौन सा कॉलेज नहीं कर रहा, उसके लिए भी काउंसलर की बहुत नीड लगती है। उनको पता होता है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कि गोरखपुर के कॉलेज में ये गड़बड़ होती है, नोएडा के कॉलेज में ये गड़बड़ होती है, वो आपको अपने अनुभव से पता होता है। अब और जैसे छत्तीसगढ़ ले लीजिए आप, वहाँ आपको फीस दिखेगी 8 लाख 9 लाख रुपए, और वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फीस है, हॉस्टल फीस है, करा के 14-15 लाख रुपये गिरता है। प्लस वो 1 साल की ट्यूशन फीस की बैंक गारंटी लेते हैं, यानी वो आपको हर साल आपको 22 लाख रुपये तक जमा कराने पड़ेंगे।
अच्छा, एडवांस चेक लेते हैं? एडवांस डीडी वो लेंगे, बैंक गारंटी लेंगे। अच्छा, बैंक गारंटी लेंगे, ताकि अगर आप बीच में कोई कोर्स छोड़ दें, कुछ हो जाए आपके साथ, तो वो आप पूरा जब ये सब चीज़ें हैं, ये सब क्लॉजेज हैं जो आपको समझने पड़ेंगे और फिर हमें अपना एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और क्या बताइए सर काउंसलिंग के बारे में, और पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट रखें, फीस वगैरह से एक टाइम पीरियड लिमिट टाइम होता है, उस टाइम के अलावा टाइम नहीं मिलता। अगर आप पहुंचे नहीं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी वो, और आपकी सिक्योरिटी मनी भी अगर सेकंड राउंड में आपने छोड़ी है तो जब्त हो जाएगी वो फीस 5 लाख। अच्छा, जब आपको रिपोर्टिंग करने के लिए बोला जाएगा? हाँ, तब रिपोर्ट करने जाओगे, टाइम पे जाना पड़ेगा बिल्कुल। अगर आप लेट हो गए तो आपकी सीट कैंसिल, और आपकी वो सेकंड राउंड में अगर नहीं पहुंचे तो आपकी वो सीट भी खत्म है, पैसा भी लैप्स हो जाएगा सिक्योरिटी मनी। अच्छा, आपने मुझे बताया कि जैसे ऑल इंडिया कोटा पहले की इसकी काउंसलिंग पहले होती है, फिर स्टेट की काउंसलिंग बाद में होती है। मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मेरे को कहीं पर एडमिशन मिल गया, तो क्या मैं इसके बाद स्टेट काउंसलिंग बैठ सकते हैं? बैठ सकता हूँ। बैठ सकते और मेरा स्टेट काउंसलिंग मुझे मन चाहा कॉलेज मिल गया, तो मैं क्या ऑल इंडिया की सीट रिजाइन सीट मिलेगी तो कॉलेज में जाकर रिजाइन देना पड़ेगा आपको। कॉलेज में जाकर रिजाइन करना तभी जाके आपको वो सीट डॉक्यूमेंट्स वापस रिटर्न मिलेंगे। नहीं, पर जब तक मुझे यहाँ पर कोई सीट नहीं मिलेगी, मैं उसको रिजाइन कैसे करूँगा? सीट मिलने के बाद ही रिजाइन करेंगे ना, उससे पहले नहीं करेंगे। पर अगर आपने सेकंड राउंड में मान लीजिए ऑल इंडिया में सीट मिल गई और स्टेट में मिली है, तो आप जो स्टेट छोड़ेंगे, जो सीट छोड़ेंगे, उसकी सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त हो जाएगी। समझा नहीं, दोबारा बताइए। मान लीजिए सेकंड राउंड में सीट आपको स्टेट में भी मिल गई और ऑल इंडिया में भी मिल गई। अब आपको जो सीट ज़्यादा पसंद है, जिसकी सिक्योरिटी मनी कम है, उसको आप छोड़ेंगे, और जो ज़्यादा पसंद उसको लोगे। जिस जगह की सीट छोड़ेंगे वहाँ की सिक्योरिटी मनी और सीट दोनों जब्त हो जाएगी आपकी, रिजाइन करेंगे। सीट तो जब्त होनी है, सिक्योरिटी मनी भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो उसका क्या तरीका है बचने का? नहीं बच सकते, सेकंड राउंड में नहीं लेना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा आपको। सिर्फ आप फ्री एग्जिट फर्स्ट राउंड में। पर आप मुझे बताइए, सेकंड राउंड तो दोनों के अलग अलग टाइम पे होते हैं? टाइम अलग अलग होता है। फर्स्ट पहले तो ऑल इंडिया का चालू होएगा, उसका खत्म होएगा, उसके बाद सीट अलॉटमेंट, उसके बाद स्टेट का चलेगा, फिर स्टेट का खत्म होएगा, उसके बाद ऑल इंडिया का चलेगा, वापस इस तरह चलता है। पैरेलल में एक के बाद एक चलता, तो ये प्रॉब्लम कम आती है। ये एक छोटा सा सेशन था मेरे ख्याल से, इसमें काफ़ी सारा आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से काउंसलिंग प्रोसेस होता है। और यहाँ पर मैं विनोद जी का नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आप इनसे काउंसलिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स है, यूट्यूब चैनल्स है, उनको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर इस तरह की आपको एक्सपर्ट गाइडेंस काउंसलिंग की फॉर्म में मिलती रहेगी। पर ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। आपके बच्चे के 400 नंबर आए, 450 नंबर आए, 500 नंबर आए, 550 नंबर आए, या 600 नंबर आए, आपको एक बहुत इन डेप्थ रिसर्च की ज़रूरत है। और बहुत अच्छा होता है कि अगर हम इसमें एक प्रॉपर तरह से काउंसलिंग सर्विसेज यूज़ करें, जो आपको पल पल हर स्टेज पे गाइड कर सकें कि आपको कब क्या एक्शन लेना है, कब कैसे चॉइसेस भरनी है, कब एग्जिट लेना है, कब आगे बढ़ना है राउंड्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी कोई टाइमिंग मिस नहीं हो जाए। आपने मालूम पड़ा राजस्थान की काउंसलिंग बढ़ गई, आपने यूपी की काउंसलिंग को छोड़ दिया, तो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी चलेगी। आपने राजस्थान बढ़ गया, यूपी बढ़ गया, पर आपने छत्तीसगढ़ छोड़ दिया, तो भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। कब किसी काउंसलिंग विंडो कब ओपन हो रही है, ये अपडेट्स आपके पास आती रहेगी अगर आप हमें फॉलो करते रहेंगे और आप किसी काउंसलर को हायर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर साइड। ठीक है विनोद सर, और कुछ बोलना है आपको? एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, स्टेट कॉलेज में जो प्राइवेट कॉलेज होती है, उसमें स्टेट के जो बच्चे होते हैं उनकी फ़ीस अलग होती है, और ऑल इंडिया वाले के मैनेजमेंट की फ़ीस अलग होती है। डिफरेंस होता है फीस में। हर स्टेट में ये होता है कि प्राइवेट कॉलेज में स्टेट वाले बच्चों को कुछ फीस का बेनिफिट रहता है, और बाहर से जो इंडिया से जाते हैं उनकी फ़ीस अलग होती है। सो ये भी देखिए एक डिफरेंस है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी अगर वो उस डोमिसाइल का बच्चा है तो उसकी मैनेजमेंट की फ़ीस कम होगी, और अगर वो डोमिसाइल बाहर का है तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। और इसके अलावा एक एनआरआई सीट्स तो होती है, एनआरआई सीट होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, वो नॉर्मल कट ऑफ पे भी बच्चे को सीट मिल जाती है। हाँ, तो मतलब अगर आप कट ऑफ क्लियर है, आपका 250 नंबर है, तभी आपको कोटा मेडिकल कॉलेज में एनआरआई की सीट मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी एनआरआई सीट्स उन्होंने लमसम उसकी फीस, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज है, उन्होंने लमसम मान के जो 6 कॉलेज है अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, उनकी 36 लाख के पर ईयर के आसपास होती है। और नॉर्मली दूसरे कॉलेज में जो जाओ आप 6 कॉलेज के बाद राजमेश वाले जो कॉलेज होते हैं, उनमें 25-26 के आसपास पर ईयर की फीस होती है लमसम एनआरआई सीट्स। एनआरआई सीट। तो आप में से किसी को अगर एनआरआई सीट के लिए भी स्पेशल काउंसलिंग चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल हमारी जो काउंसलिंग टीम है आपको हेल्प कर सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर साइड, है ना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा हमें। और दैट्स ऑल, है ना। लेट्स स्टे इन टच। बाय बाय।